2022 का डाटा अगर आप देखोगे तो इसमें 31,000 रेप्स रिपोर्ट हुए हैं, क्योंकि डेली 90 रेप्स होते हैं। और रात के 11 बजे अपने पेरेंट्स से फोन पे बात करती है और गुड नाइट बोल के अपने मेडिकल राउंड्स पे निकल जाती है। पर जैसे ही नीरज चोपड़ा का इवेंट खत्म होता है तब वो रूम को छोड़ देते हैं। डॉक्टर रिया वहीं रुक जाती है और इनकी बॉडी मिलती है 10 इंजरी मार्क्स के साथ, जो कि सेमी नेकेड होती है और आंखों और प्राइवेट पार्ट से भी खून निकल रहा होता है। डॉक्टर्स को मारते हैं, पेशेंट बेड पे लेटे हुए रहते हैं, बेड सब तोड़ दिए जाते हैं। इमरजेंसी वार्ड में भी खूब ज्यादा तबाही मचाई जाती है और यहाँ तक कि गर्ल्स हॉस्टल में भी घुसने की कोशिश की जाती है। पुलिस आउटपुट एक ऑफिशियल से आइडेंटिफाई करते हैं और पता चलता है इसका नाम संजय रॉय है। संजय रॉय और फिर उसके बाद पुलिस इसे लोकेट करती है और अरेस्ट कर लेती है। लड़के भी तो उससे ज्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के उससे ज्यादा। वो बहुत ही करप्टेड आदमी है। वो आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी, अगर आप 2019 के रेप रिपोर्ट को देखोगे तो इसमें 5 लोगों की रेप हुई है पर 1 लाख लोगों में, क्योंकि 2017 और 2018 के डाटा से 5.2% कम है। और इसमें वेस्ट बंगाल का भी डाटा अवेलेबल नहीं है। 2022 का डाटा अगर आप देखोगे तो इसमें 31,000 रेप्स रिपोर्ट हुए हैं, क्योंकि डेली 90 रेप्स होते हैं। ये तो बस रिपोर्टेड रेप्स है और कई सारे तो आज तक रिपोर्ट ही नहीं हुए। टाइम्स ऑफ इंडिया की मानी जाए तो पिछले साल 45% फॉल्स रेप केस रजिस्टर्ड हुए। इस वीडियो में मैं जो भी बोलूंगा वो बस लॉजिक, फैक्ट्स और आर्टिकल के बेसिस पे बोलूंगा। मैं कुछ भी अपने मन से नहीं बोलने वाला हूँ। जो भी मैं बोलूंगा वो प्रूफ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। इंडिया जैसे लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक में निर्भया, हैदराबाद और हथराज जैसे रेप केस होते हैं तो सवाल उठता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे। आर्जिकल मेडिकल कॉलेज नॉर्थ कोलकाता के श्याम बाजार में बेस्ड एशिया का फर्स्ट प्राइवेट कॉलेज में एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ ऐसी घटना होती है जो पूरे देश को झिंझोर के रख देती। और इस पूरे वीडियो में मैं विक्टिम को डॉक्टर रिया नाम से बुलाऊंगा, क्योंकि उनका रियल नेम नहीं है। तो होता क्या है, 8 अगस्त को रात 11 बजे एक 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग अपनी 36 घंटे की शिफ्ट में होती है। ये पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग बेसिकली डॉक्टर्स होते हैं जो कि मास्टर्स की डिग्री की तैयारी करते हैं अपने स्पेशलाइज्ड फील्ड में, जिनमें 24 घंटे, 36 घंटे और 72 घंटे की शिफ्ट बड़ी आम बात होती है। वैसे तो ये आराम कर सकते हैं, पर इनको कॉल पे एक्टिव रहना होता है। जब कॉल आए इनको अटेंड करना होता है। तो हुआ क्या, डॉक्टर रिया 8 अगस्त को अपने नाइट ड्यूटी पे होती है और रात के 11 बजे अपने पेरेंट्स से फोन पे बात करती है और गुड नाइट बोल के अपने मेडिकल राउंड्स पे निकल जाती है। रात के 2 बजे थकान के कारण वो अपने मेडिकल राउंड से ब्रेक लेती है और अपने 4 कलीग्स के साथ डिनर करने जाती है, जिनमें एक इंटर्न, एक हाउस स्टाफ और 2 पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग होते हैं। तो कॉलेज के पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट के 3rd फ्लोर के सेमिनार हॉल में ये लोग जाते हैं और खाना ऑर्डर करते हैं और फिर ये लोग टीवी पे ओलंपिक्स देखने लगते हैं और नीरज चोपड़ा को सपोर्ट भी करते हैं। और उसी दिन नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल भी जीतते हैं। सेमिनार हॉल एक 40 बाई 30 फीट का कमरा है, जिसमें 50 लोगों की कैपेसिटी है। और ये हॉल में आपको घुसने के लिए 3rd फ्लोर की लिफ्ट से एक कॉरिडोर को पास करना होता है, जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगे थे। पर सेमिनार रूम में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। पर जैसे ही नीरज चोपड़ा का इवेंट खत्म होता है सब वो रूम को छोड़ देते हैं। डॉक्टर रिया वहीं रुक जाती है। वो काफी थकी हुई होती है, तो वहां पे वो आराम करती है। देर रात में रात के 3 बजे के आसपास एक इंटर्न भी आता है रिपोर्ट दिखाने के लिए। ये उठती है, रिपोर्ट पढ़ती है और फिर वहीं पे सो जाती है। और फिर 9 अगस्त को सुबह 7:30 तक ये नहीं उठती और इनकी बॉडी मिलती है 10 इंजरी मार्क्स के साथ, जो कि सेमी नेकेड होती है और आंखों और प्राइवेट पार्ट से भी खून निकल रहा होता है। और फिर 10:53 पे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट इनके फैमिली को कॉल करते हैं और कहते हैं कि आपकी बेटी की काफी ज्यादा तबियत खराब है, आपको आना पड़ेगा। और फिर 22 मिनट बाद सेम व्यक्ति कॉल करता है और इस बार वो कहते हैं कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। और फिर उसके बाद उनके फैमिली हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद 3 घंटे तक वेट करवाई जाती है और फिर जब अथॉरिटीज परमिशन देते हैं तो उनसे ये कहा जाता है कि बस आप अंदर जाओ, एक फोटो ले सकते हो और फिर उसके बाद आपको बाहर आना। और जब उनके पिता रिया को देखते हैं तो देखते ही कह देते हैं कि मेरी बेटी के साथ रेप और मर्डर हुआ है। और ये खबर सुबह मिली थी, बट एफआईआर काफी लेट से दर्ज कराई जाती है, लगभग रात के 11:45 पे। और फिर उसके बाद पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार गोयल और हेल्थ सेक्रेटरी एनएस निगम क्राइम सीन पे पहुंचते हैं और इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। आउटपोस्ट पुलिस भी वहां पहुंचती है और इमीडिएटली थाला पुलिस स्टेशन को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है। एक पुलिस की पूरी टीम आती है, जिसमें होमोसाइडल विंग के डिटेक्टिव भी शामिल होते हैं। ममता बनर्जी का एक स्टेटमेंट भी आता है कि उन्होंने रिया के पेरेंट्स से बात कर ली है और उन्हें स्पीडी जस्टिस का वादा भी किया है। और फिर सुबह 11:30 बजे के बाद फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के लोग भी आते हैं और इन्हें एक की मिल जाती है और इसे बड़ी आसानी से अननेचुरल डेथ कह दिया जाता है। और उस समय पुलिस काफी हड़बड़ी में भी होती है। देखिए, किसी भी मर्डर का सबसे बड़ा एविडेंस उसका बॉडी होता है। और शाम के
6 बजे पोस्टमार्टम कर दिया जाता है बिना एफआईआर रजिस्टर्ड किए हुए, और रात के 11 बजे शमशान ले जाया जाता है और 3 बॉडी को रुकवा के उससे पहले रिया का अंतिम संस्कार करवाया जाता है। अगेन अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क, ऐसा क्यों करवाया गया? रिया की फैमिली कंप्लेन करते हैं और इस अननेचुरल डेथ केस को कन्वर्ट कर दिया जाता है रेप और मर्डर केस में। और फिर उसके बाद पुलिस हॉस्पिटल के एक रूम में 15 स्क्रीन को इंस्टॉल करती है और सारे सीसीटीवी कैमरास को चेक करती है। चेकिंग के दौरान उस दिन पता चलता है कि 5 लोग ड्यूटी पे थे और सबसे अलग अलग इंट्रोगेशन स्टार्ट होती है। सारे लोगों की स्टेटमेंट सेम होती है, तो पुलिस के शक से वो लोग बाहर निकल जाते हैं। पर अभी तक कुछ ऐसा नहीं मिला था जिससे ये केस आगे बढ़े। फिर उसके बाद री एग्जामिनेशन में एक लड़का दिखता है शॉर्ट्स और स्लीवलेस टी शर्ट पहने हुए सेमिनार हॉल के 3rd फ्लोर में सुबह 4 बजे घूमते हुए, जिसके कंधे पे एक ब्लूटूथ ईयरफोन्स भी दिखते हैं। ये डिटेल इंपॉर्टेंट है, आगे मैं बताऊंगा क्यों। पुलिस आउटपुट के एक ऑफिशियल इसे आइडेंटिफाई करते हैं और पता चलता है इसका नाम संजय रॉय है। और फिर उसके बाद पुलिस इसे लोकेट करती है और अरेस्ट कर लेती है। और इसी दौरान इन्वेस्टिगेशन चली रही होती है। क्राइम सीन पे जो ब्लूटूथ ईयरफोन्स मिले थे वो संजय रॉय के फोन से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं और यहीं से संजय रॉय पुलिस के सस्पेक्ट नंबर 1 बन जाते हैं। और फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल पुलिस कहती है कि उसने कन्फेशन कर लिया है, उसकी स्किन पे जो निशान है और विक्टिम के जो नाखून के निशान है वो डीएनए सैंपल से मैच कर गए हैं। संजय रॉय एक सिविक वॉलंटियर है जो कि पुलिस के आउटर काम में मदद करता था, जैसे कि ट्रैफिकिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट या फिर पब्लिक गैदरिंग वगैरह। ये ऑफिशियली कोलकाता पुलिस के तो नहीं होते, कोलकाता पुलिस इसे अपने आउटर काम के लिए बेसिकली रखती है। पर ये संजय रॉय अपने आप को ऐसा कोलकाता पुलिस इंट्रोड्यूस करता था। संजय रॉय की माँ और उसकी 2 बहनें उसे कलंक बुलाते हैं। उसकी एक बहन कोलकाता पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है और दूसरी बहन सिविक वॉलंटियर है। ऐसा नहीं है कि संजय रॉय पहली बार आरजी कर आया था, वो पहले यहाँ पे एज अ बावर्ची का काम किया करता था। 2 साल के लिए गायब हो जाता है और फिर वापस आने के बाद वो अपने आप को एज अ कोलकाता पुलिस इंट्रोड्यूस करता है। हॉस्पिटल स्टाफ का कहना है कि संजय आते रहता था और वो प्रिंसिपल संदीप घोष के काफी ज्यादा क्लोज भी था। ये पहली केस नहीं है जो संजय के खिलाफ फाइल हुई है। 13 मई 2023 को उसकी बीवी ने उसके खिलाफ कंप्लेन फाइल की थी कि जब वो 3 मंथ की प्रेग्नेंट थी उसको पीटा जा रहा था। देखिए, रेपिस्ट कभी भी रेप सेक्स के लिए नहीं करता, बल्कि पावर और कंट्रोल के लिए करता है और ना ही कभी उसे गिल्टी फील होता है। निर्भया केस के दोषी मुकेश सिंह की आप स्टेटमेंट सुनोगे तो उल्टा वो दोष विक्टिम पे ही डाल रहा था। और ये सुनो उसने क्या बोला। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। ये चीज़ देखी जाए। अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे, मतलब नहीं, लड़के भी उतने उससे ज़्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं उससे ज़्यादा। संजय रॉय के अरेस्ट होने के बाद अभी भी लोग खुश नहीं थे, ऑटोप्सी की डिमांड करते हैं। और जब 9 अगस्त को शाम 4:40 पे ऑटोप्सी की रिपोर्ट आई थी तो उसमें मेंशन था कि मैट्रेस पे कई सारे बाल भी पाए गए थे, इंक्लूडिंग द एक्सटर्नल इंजरीज। डॉक्टर सुबर्णा गोस्वामी, ये आरजीकर के एक फॉर्मर स्टूडेंट है, उन्होंने रिपोर्ट पढ़ा और कहा कि इसमें मल्टीपल पेनिट्रेशन लिखी हुई है, यानी इसे किसी एक ने नहीं किया बल्कि कई लोगों ने मिलकर किया इसे। इंटरनेट पे एक रिपोर्ट काफी ज्यादा वायरल हो रही है कि डॉक्टर रिया के वजाइना से 150 ग्राम सीमम मिला। ये बिल्कुल ही फेक रिपोर्ट है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फैक्ट चेक किया, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। और सीजीआई ने इसके बारे में भी कहा है कि ये बिल्कुल ही फेक र्यूमर फैलाई जा रही है इंटरनेट पे। इन्वेस्टिगेशन चली रही होती है, तभी गर्मा गर्मी के माहौल में सीएम ममता बनर्जी के सरकार के खिलाफ पूरी प्रोटेस्ट चली जाती है जब पता चलता है कि इन्होंने प्रिंसिपल के साथ क्या किया है। देखिए, किसी भी कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड प्रिंसिपल होता है और कॉलेज की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल के हाथ में होती है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष का कहना है कि बिना उनके अप्रूवल का फैमिली से कांटेक्ट किया गया। ये मानना तो थोड़ा मुश्किल है। और फिर उसके बाद ये कहते हैं वो कि किसी भी लड़की का देर रात तक सेमिनार हॉल में रहना काफी इरेस्पॉन्सिबल है। ये सुनकर काफी लोगों का तो माइंड क्लियर हो गया उनको लेके। ये तो वही वाली बात हो गई, गुंडा है तो क्राइम तो करेगा ही, पब्लिक को घर के अंदर होनी चाहिए, गुंडा को थोड़ी जेल के अंदर होनी चाहिए। इतनी घिनौनी चीज बोलने के बाद वो 3 दिन बाद यानी 12 अगस्त को वो रिजाइन देते हैं और बंगाल सरकार रिजाइन एक्सेप्ट नहीं करती, बल्कि इनको अपॉइंट कर दिया जाता है एज अ प्रिंसिपल ऑफ कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के कई सारे डॉक्टर्स, स्टाफ या फिर स्टूडेंट्स का कहना है कि संदीप घोष किंगडम समझकर कॉलेज को चलाया करते थे। अख्तर अली, जो फॉर्मर डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट थे आरजीकर के, वो कहते हैं संदीप घोष बहुत ही करप्टेड लोगों में से एक है। बहुत ही करप्टेड आदमी है वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में।
स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर देकर के 20% कमीशन लेना और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे और उन स्टूडेंट लोगों से आंदोलन भी करवाते थे। मतलब एक माफिया राजा बोल सकते हैं। मैंने अपनी पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। और वो खुद उनके सिक्योरिटी के लिए 20 आदमी था प्लस 4 आदमी बाउंसर को लेके चलते थे। हमने तो फिल्म स्टार को देखा है बाउंसर लेके चलते हुए, किसी प्रिंसिपल को अपनी जिंदगी में नहीं देखा। उनके ट्रांसफर की बात सुन के लोग और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और फिर उसके बाद हाई कोर्ट 13 अगस्त को यह केस सीबीआई के हाथ में दे देती है। विक्टिम के लॉयर कई सारे पॉइंट्स रखते हैं, जैसे फैमिली को सुसाइड बताया गया, मर्डर और रेप के एविडेंस होते के बाद भी अननेचुरल डेथ रजिस्टर्ड किया गया, डॉक्टर संदीप घोष का इमीडिएटली ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर ये सब के बाद सीबीआई अपना काम शुरू करती है। उसके पहले ही एक वीडियो खूब तेजी से ट्रेंड करने लगती है। उस वीडियो में यह दिखता है कि सेमिनार रूम के बगल वाले रूम को अचानक से रेनोवेट किया जा रहा है। फिर 14 अगस्त को प्रोटेस्ट निकलती है। अब प्रोटेस्ट में से ही कुछ लोग वायलेंस का रूप ले लेते हैं, जो हॉस्पिटल के अंदर घुस के तोड़फोड़ मचाने लगते हैं, डॉक्टर्स को मारते हैं, पेशेंट बेड पे लेटे हुए रहते हैं, बेड सब तोड़ दिए जाते हैं, इमरजेंसी वार्ड में भी खूब ज्यादा तबाही मचाई जाती है और यहाँ तक कि गर्ल्स हॉस्टल में भी घुसने की कोशिश की जाती है। और अब तक ये नहीं पता चला है कि वो लोग प्रोटेस्ट का हिस्सा थे या फिर बाहर से आए हुए लोग थे। कोलकाता पुलिस कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करती है जिसका सीधा कनेक्शन टीएमसी लीडर से लिंक होता है। इससे डायरेक्ट इंडिकेशन मिलती है कि कई लोग एविडेंस को मिटाना चाहते हैं। पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार गोयल रात के 2 बजे पहुंचते हैं और फिर उसके बाद सारी इंजाम मीडिया पे डाल देते हैं। There's so much of pressure from the media. I have been very clear as far as. और इन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था जिनमें ये अक्यूज्ड को टैलेंटेड और यंग बॉयज कहते हैं, यानी अपनी गलती छुपाने के लिए किसी को भी आगे कर दो। क्या वायलेंस रोकना या फिर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना कोलकाता पुलिस या फिर बंगाल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पुलिसिंग या फिर इन्वेस्टिगेशन को सही करने के बदला वो 19 अगस्त को खुद प्रोटेस्ट पे उतर जाती है। कैपिटल पनिशमेंट की डिमांड करती है, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ममता बनर्जी जो अपने प्रोटेस्ट में डेथ पेनल्टी की डिमांड कर रही है, ये बस केस को डाइवर्ट किया जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं बनता। इंडिया में रेप केस इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं कि हमारे यहाँ के पनिशमेंट स्ट्रांग नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया में भी कई लोग सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अफगानिस्तान को देखो, नॉर्थ कोरिया को देखो, साउथ अरेबिया को देखो, जिनमें रेपिस्ट को कड़ी से कड़ी सजा मिलती है। देखिए, ये सबसे फालतू आर्ग्यूमेंट है। मैं बताता हूँ कैसे। इंडिया में जो 97% रेप होते हैं, विक्टिम क्रिमिनल्स को जानती है। वो या तो फ्रेंड्स होते हैं, या तो फैमिलीज होते हैं, या तो फिर आस पड़ोस के लोग होते हैं। अब मान लो रेपिस्ट फैमिली है और सजा डेथ पेनल्टी है, तो आपको क्या लगता है क्या होगा? लड़की को चुप करा दिया जाएगा और केस को फैमिली में ही सॉल्व कर दिया जाएगा। आप समझो कि 97% ये तब रिपोर्ट हुए हैं जब डेथ पेनल्टी की सजा नहीं है, और डेथ पेनल्टी की सजा होगी ये तो केस रिपोर्ट ही नहीं होंगे। 15 अगस्त को प्रोटेस्ट निकलती है जिनमें लोग रोड्स पे आर्ट बनाते हैं, रिक्लेम द नाइट्स और ब्लैक इंडिपेंडेंस जैसे नारे लगाते हैं। और फिर उसके बाद 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होते हैं और फिर सीजीआई के सामने कोलकाता पुलिस और सीबीआई दोनों अपने स्टेटस रिपोर्ट को सबमिट करते हैं, जिनमें सीबीआई ये मेंशन करती है कि एविडेंस के साथ काफी ज्यादा छेड़छाड़ हुई है। कोलकाता पुलिस को भी काफी इरेस्पॉन्सिबल कहा जाता है और फिर यह भी पूछा जाता है कि शाम के 6 बजे कैसे पोस्टमार्टम किया गया, जबकि रात के 11:45 पे एफआईआर रजिस्टर्ड हुई। सीजीआई ने यह भी कहा कि काफी ज्यादा रूमर्स फैल रहे हैं सोशल मीडिया पे, जैसे 150 ग्राम सीमम पाया गया वेजाइना में। ये सब बिल्कुल ही फॉल्स न्यूज है। देखिए, किसी भी डेवलपिंग कंट्री के 3 बैकबोन होते हैं, जीडीपी, पर कैपिटा इनकम और कॉन्स्टिट्यूशन। और जिस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन वुमेन को सेफ नहीं रख सकती है, तो कहीं ना कहीं गलती तो है। आखिर क्यों एक भाई को अपने बहन के रेप के लिए गला काटना पड़ रहा है? क्योंकि उसको भरोसा नहीं हो रहा है सिस्टम पे कि उसको इंसाफ मिलेगा। निर्भया केस में 7 साल बाद सजा मिली, क्या फिर उसके बाद देश में निर्भया जैसे केस नहीं हुए? क्या उसके बाद ऐसी सजा मिली? नहीं मिली। 1992 में अजमेर रेप केस में 6 अपराधियों से भी ज्यादा लोगों ने 100 से भी ज्यादा नाबालिग बच्चियों का रेप किया था। आरोपियों को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी है, साथ ही 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी। और फिर उसके बाद 6 अपराधियों को 32 साल बाद सजा मिलती है,
वो भी क्या, 5 लाख का जुर्माना और लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा सुना दी जाती है। 32 साल बाद आप सजा दे रहे हो, यानी कि अक्यूज तो अपनी जिंदगी जी चुका है, क्या आप उसे बुढ़ापे काटने के लिए जेल में डाल रहे हो? देखिए, इंडिया को अपने फास्टर पुलिसिंग, कोर्ट प्रोसीडिंग, इन्वेस्टिगेशन को फास्टर में ध्यान करने की जरूरत है। सिस्टम के लूप होल्स को ठीक करने की जरूरत है, और कम से कम बेसिक इक्वालिटी ऑफ लिविंग नहीं दे पा रहे हैं, तो गलती तो कहीं ना कहीं हमारी ही है। लास्ट में बस मैं यही कहना चाहूंगा, इन्वेस्टिगेशन अभी चल ही रही है, और जैसे ही कुछ मेजर अपडेट आती है तो मैं आपको अपडेट करूंगा। थैंक यू।